अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी। हमने कल तक जो पढ़ लिया था ना, तो उसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू देने लगा हूँ कि इसको कैसे याद रखना है आपने। ठीक है, ये खतीजा का सवाल था, तो उसके तवज्जुह से आपको भी ज़रा पता लग जाएगा। अपने अपने आप से ना सिर्फ ये पूछना है कि आपने लोन दिया कि लोन लिया। पहले एग्जांपल वही रखते हैं। यकम हमने एग्जांपल रखी कि हमारी यकम जनवरी को हमारी क्या होनी है, यकम जनवरी को पेमेंट मिल गई। हम ये सब कुछ सेलर के एंगल से सोच रहे हैं, सेलर के एंगल से। हम सेलर हैं क्योंकि रेवेन्यू किसने बुक करना है, सेलर ने। और हमारा स्टैंडर्ड भी कौन सा चल रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। हम बायर के एंगल से कुछ भी नहीं सोच रहे, हम सेलर के एंगल से सोच रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पेमेंट मिल गई है, यकम जनवरी 2001 पे पेमेंट मिल गई है, और हमने गुड्स डिलीवर करने हैं 31 दिसंबर 2002 के एंड पे। ठीक है, तो 2 साल बाद हमने गुड्स डिलीवर करने हैं। जब हमने गुड्स 2 साल बाद डिलीवर करने हैं, तो हमने अपने आप गुड्स डिलीवर करने 2002 में। अच्छा, मैंने कल बताया था कि जब आपने सेल कब बुक करनी होती है, जब आपने रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर दें अगले को। तो हमने रिस्क एंड रिवार्ड यानी गुड्स आपने डिलीवर करनी है 2002 के एंड पे, तो आप सेल बुक नहीं कर सकते, सेल बुक नहीं कर सकते। तो आज के दिन आप क्या करोगे, ये जो पैसे आपको मिल गए हैं, आप इसको लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करोगे। ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी से लोन ले लिया। ठीक है, इसके लिए मैंने पहले बताया था कि पेरेंट और सब्सिडी को लोन चाहिए होता है। सब्सिडी बैंक के पास जाएगी और बैंक को कहेगी कि भाई मुझे लोन चाहिए, लोन चाहिए, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। कोई इग्नोर करना चाहे तो बैंक उसको कहेगा भाई मैं तुमसे इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। सब्सिडी की किताबों में एक एक्सपेंस नजर आने लग जाएगा, एक एक्सपेंस नजर आने लग जाएगा, एक लाइबिलिटी नजर आने लग जाएगी। ठीक है, तो सब्सिडी क्या करती है, अपने पेरेंट से लोन ले लेती है। पेरेंट को कहती है कि भाई तू मुझे पैसे दे दे, हम किताबों में ये दिखा देंगे कि हमने गुड्स परचेज करनी है ऐसे फ्यूचर में, और इसकी बाद में हमने पैसे लिए। स्टैंडर्ड कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, तुमने ऐसे ट्रीट करना जैसे तुम पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लोन कौन ले रहा है, ये रहा सेलर और ये रहा बायर। यहाँ पे लोन किसने लिया है, सेलर ने। ठीक है, सेलर ने लोन लिया बायर से। ठीक है, तो हमें हमें पैसे मिले जिस दिन हमने एंट्री क्या कर दी, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बुक कर ली। ठीक है, उसके बाद हम आगे यहाँ हमने टेबल बनाया कि हमारी लाइबिलिटी, ओपनिंग लाइबिलिटी 10,000, इसके ऊपर हमने ये जो सूद का रेट किसका लेना है, लोन लेने वाला कौन है, सेलर, तो हमने सेलर का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ले लिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने इंटरेस्ट लगाया, कैश हमने कोई नहीं पे किया, तो उसके बाद हमारे पास आ गया क्लोजिंग। इसके अंदर ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग। ठीक है, जी। अच्छा, उसके बाद फिर इसको ओपनिंग बनाया, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया, और इसी तरीके से हमने क्या निकाल लिया, क्लोजिंग। अब हमने एंट्री क्या करनी है, हर साल इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री करनी है। ठीक है, हमने क्या किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस, हमने लोन लिया है, लोन लिया है तो हम क्या बुक करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और करंट लाइबिलिटी को हमारे, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को हमने बढ़ा देना 1000 से। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2002 के एंड पे हमने दोबारा हमारे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को बढ़ा देना है। इंटरेस्ट इज एलिमेंट ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ 2 साल का हमने सूद बुक कर लिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, अब वो दिन आ गए 31 दिसंबर 2002, जिस दिन हमने गुड्स डिलीवर करनी है। अब जिस दिन गुड्स डिलीवर होती है उस दिन हम सेल की एंट्री बुक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लाइबिलिटी किताबों में नजर आ रही है, कितने की नजर आ रही है, 10,000 जमा 1,000 जमा 1100। ठीक है, 12,100 की लाइबिलिटी हमारी किताबों में नजर आ रही है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हो 2002 के एंड पे, ये जो लाइबिलिटी नजर आ रही है, ये टेबल आपको सारी चीजों के हल बता देगा। हमने पास कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को खत्म किया, और जिस दिन गुड्स डिलीवर किए हैं, जिस दिन गुड्स डिलीवर किए हैं उस दिन हमने सेल बुक कर ली। ठीक है, ये हमने सेल बुक कर ली। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमें पैसे तो मिले थे 10,000, पैसे तो हमें मिले थे 10,000, और हमने सेल बुक की 12,100 की। तो ऐसा क्यों किया हमने, हालांकि 10,000 पे हमें मिले हैं, वाकई हमें 10,000 मिले थे, लेकिन हमने सेल ज्यादा बुक कर ली, 2100 रुपए से सेल ज्यादा बुक कर ली। आप यहाँ का अगर हम पीएनएल बनाए, तो हमारी पीएनएल में सेल कितनी गई है, 12,100। ठीक है, और पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी गया। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना गया, ये देखो, ये दो इंटरेस्ट एक्सपेंस गए हैं, कितने बनता है, 2100। तो एक इनकम गई है और दो एक्सपेंसेस गए हैं, तो नेट में 10,000 की हमारा पीएनएल में इनकम गई है। ठीक है, नेट में पीएनएल में इनकम गई है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि भाई तुमने बताना है, तुमने साफ साफ दिखाना है कि ये तुमने जो लोन लिया है किस्म का, ठीक है, तो इसके ऊपर तुमने इंटरेस्ट को शो करना है, और नेट में तुम्हारी सेल्स उतनी है, मतलब तुम्हारे अंदर इनकम उतनी ही जा रही है तुम्हारे पीएनएल के अंदर। और दूसरे नंबर पे केस ये हो कि गुड्स हम आज ही डिलीवर करते हैं और पेमेंट हमें मिलनी हो बाद में, सारा डाटा इसी एग्जांपल का लिया हुआ है। ठीक है, 10,000 हमें मिलना हो इस डेट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 10,000 मिलना और यहाँ पे हमने गुड्स डिलीवर कर दी, तो हमारा पहला सवाल क्या होता था, जिस दिन हम गुड्स डिलीवर कर देते हैं उसी दिन हम क्या कर लेते हैं, सेल बुक। लेकिन मसला ये है कि जो हमें पेमेंट फ्यूचर में मिलनी है उसकी आज हम क्या निकालते होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालते होते हैं। तो ये हमें जो मिलनी है ईयर जीरो पे नहीं मिलनी। ठीक है,
और ये मिलनी है हमें ईयर 2 के एंड पे 10,000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल डिस्काउंटिंग करेंगे। अगर यहाँ भी 10,000 यहाँ भी 10,000 मिलनी होती तो हम क्या करते, एनओटी का फार्मूला लगा सकते थे। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 7972। अच्छा जी, फिर हमने अपने पास क्या बुक कर लिया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। और जिस दिन हमने गुड्स की पोजेशन दी है, गुड को डिलीवर कर दिया, रिस्क एंड रिवार्ड, उस दिन हमने सेल बुक कर ली 7972। सर जी 10,000 तो हमें फ्यूचर में मिलना है, आपने सेल 7972 पे क्यों बुक की? ठीक है, क्यों बुक की? अब यहाँ पे सोचो कि हमने लोन दिया हुआ था किसी को, जब किसी ने किसी को लोन दिया हो, एक बैंक किसी को लोन दे देता तो इंटरेस्ट इनकम खा रहा होता है ना, इंटरेस्ट इनकम आ रही होती है उसकी किताबों के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आप समझो, सेलर ने लोन दिया हुआ है किसको, बायर को, तो अपने पास इंटरेस्ट इनकम दिखाएगा, अपने पास क्या दिखाएगा, इंटरेस्ट इनकम। तो हमने एंट्री कर दी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। फिर हमने यहाँ आके वही टेबल बना ली, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश क्लोजिंग, फिर वो ओपनिंग बन गया। ठीक है, उसके अंदर इंटरेस्ट लगा और उसके बाद हमें दूसरे साल के एंड के ऊपर क्या मिल गया, कैश। दूसरे साल के एंड पे हमें मिल गया कैश। जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। जी मेरी बात आ रही है अब? जी अच्छा, हम यहाँ पे थे, हमने अकाउंट रिसीवेबल बुक कर लिया, ठीक है, और हमने सेल बुक कर ली 7972 पे। फिर हमने अभी इंटरेस्ट इनकम मिलनी है हमें, ठीक है, हमने लोन दिया हुआ है, हमें इनकम मिलनी है, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। फिर दूसरे साल भी यही करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ठीक है, अब देखो हमने अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले गए, 10,000। इस वक्त अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना आ रहा है, 10,000। ठीक है, तो हमें 10,000 ही मिलना है और हमने रिसीवेबल भी 10,000 का बुक किया हुआ है। अब जिस दिन हमें पैसे मिलेंगे हम क्या करेंगे, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को किताबों से खत्म कर देंगे। अब देखो क्या हुआ है, हमने पीएनएल में सेल जो बुक किया वो कितनी की बुक की थी, 7972 की, और ये दो इंटरेस्ट बुक किए, दो इंटरेस्ट बुक किए। ये दो इंटरेस्ट बुक करने से हमारी टोटल जो हमारे पीएनएल के अंदर इनकम गई है वो कितनी गई है, 10,000 ही गई है, और हमें मिला भी 10,000 है। और इस केस में भी हमारा जो था, हमारी सेल कितनी थी, हमारी सेल थी 10,000। ठीक है, लेकिन हमारा एक्सपेंस 2100 का गया था और सेल हमने 12,100 पे सेल बुक की थी, तो नेट होके 10,000 का ही खुशी गई थी पीएनएल के अंदर। तो ये था इसका थोड़ा सा ओवरव्यू, बहुत डेप्थ में मैंने जाके बता दिया। और यहाँ पे आपसे वो सिर्फ पहले पीएनएल और बैलेंस शीट पूछ सकता है। अगर वो बैलेंस शीट पूछते हैं तो पहले साल के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का बैलेंस हमें यहाँ से मिल जाएगा 11,000। दूसरे साल के एंड पे जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का बैलेंस है वो 12,100 है, लेकिन दूसरे साल के एंड पे ही हमें पैसे मिल गए तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करके हमने सेल क्रेडिट कर दिया, तो बैलेंस आ रहा है 0। अगर इधर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो इधर बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आएगा, एसिड आएगा किताबों में अकाउंट रिसीवेबल 2001 के एंड पे और 2002 के एंड पे। ठीक है, 2001 के एंड पे हमारा अकाउंट रिसीवेबल कितना आ रहा है, 8929। वो टेबल आपको सारे हल देगा, 8929। और 2002 के एंड पे कोई रिसीवेबल बचा ही नहीं है, कोई रिसीवेबल बचा ही नहीं है, सारे पैसे हमें मिल गए। तो ये आपका हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, नहीं तो मैं फिर आज के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। सर 1 जनवरी में कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री वाली डबल एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि गुड्स तो अगर आपके निकल पास चुके हैं ना। अगर आपके पास डाटा दिया होता ना कि इस जो चीज आपने सेल की है उसकी कॉस्ट इतनी थी, उसकी कॉस्ट इतनी है, तो आपने सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री लाजमी बुक करनी थी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करके और इन्वेंट्री को क्रेडिट करके बिल्कुल बुक करनी थी। लेकिन ऊपर आपके पास कोई डाटा नहीं दिया हुआ कि आपने आपकी कॉस्ट कितनी थी, जो चीज आपने बेची उसकी कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। दिया होता तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री लाजमी करनी थी, जहां सेल हुई है वहां कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री लाजमी होनी थी। जी सर। अच्छा, अब मैं जो आज तक हमारे जितने भी लेक्चर हो गए ना, चौथा लेक्चर आज, इसको सारी बात को ना समराइज करता हूँ जरा 5 मिनट के अंदर, तो आपको पता लग जाए जरा। IFRS 15 देखो, IFRS 15 क्या था। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे, असल में IFRS 15 में इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, छोटे 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 छोटे, कि आपको लगता है कि IFRS 15 ना पता नहीं कितनी कोई मुश्किल चीज है। ये मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई है कि ये मुश्किल थी, बहुत आसान चीज है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप हर चीज को सेपरेटली सीख लो अपने पास, तो आपको पता लग जाएगा कि IFRS 15 क्या है। सबसे पहले हमने IFRS 15 में पढ़ा था 5 स्टेप मॉडल। ठीक है, 5 स्टेप मॉडल क्या होता है।
हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफाई आप करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट को, आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट को। अब ये जरा आपने ना कान खोल के सुनना है, पूरा चैप्टर अभी तक समराइज करने लगा हूं। आपने आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट को, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है। हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। बस ये 5 स्टेप ही हमने डिटेल से पढ़ने, हमारा पूरा IFRS 15 हो जाएगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो इन्फोर्सेबल राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दे दो पार्टीज के दरमियान, ठीक है। और आपका क्या नाम लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जी रिटन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी थी कि अगर कोई मेरी क्लास में आके बैठ गया है और वो सिर्फ इसलिए नहीं बैठा होगा कि वो मेरी शक्ल देख सके, ठीक है, मैं बहुत प्यारा लगता हूँ उसको, वो इसलिए बैठा होगा, इम्प्लाइड सी बात है कि भाई उसने मेरे से पढ़ना है, ठीक है, और मैं उससे पैसे मांगूंगा। अगर हम होंडा से कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, ठीक है, और हमने उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया कि तुमने हमने जो नई बाइक परचेज की है तुम इसकी हमें फ्री सर्विस दोगे 1 साल। पूरे पाकिस्तान में ये नॉर्म्स है कि अगर आप किसी शोरूम से बाइक खरीद लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको 2-3 साल तक ना फ्री ट्यूनिंग देते हैं। तो ये इम्प्लाइड सी बात है, इम्प्लाइड का मतलब ये था, ठीक है। फिर अगर एक होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब अभी दोनों पार्टीज ने कोई अपनी साइड से कोई भी राइट और ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई नहीं किया हुआ, ठीक है, तो हम कहेंगे अगर दोनों के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती, दोनों अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं और दोनों पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, तो हम कहेंगे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं शुरू से, ठीक है, ये एब एन इशू है। पता नहीं इसको करेक्ट वर्ड होता था, तो चलो जो भी वर्ड होता था, एब एन इशू करके एक वर्ड होता था जो शुरू से ही हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, उसका वर्ड मैं आपको कल बताऊंगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना सारी जो राइट है ना, राइट और ऑब्लिगेशन है वो आइडेंटिफाई हुए, वो मतलब एक सेलर का क्या राइट है कि उसको पैसे मिले, ठीक है, और सेलर की ऑब्लिगेशन क्या है कि वो उसको गुड्स डिलीवर करनी है, ठीक है, और इसी तरीके से बायर का राइट है कि उसको गुड्स मिल जाए, और उसकी ऑब्लिगेशन क्या है, उसने पैसे देने हैं किसको, सेलर को, ठीक है। और ये पैसे कब देने हैं, कितने पैसे देने हैं, टाइमिंग वगैरह सब कुछ डिटेल से लिखा हो, सब कुछ मेंशन हो, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा था कि कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, ये ना हो कि आप दो बंदे हो, ठीक है, एक इधर पेप्सी फैक्ट्री और इधर कोक वाले फैक्ट्री, तो ये कोक वाले लाहौर के अंदर है और पेप्सी वाले कराची के अंदर है, तो वो कहते हैं कि भाई इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है कि अगर आपके मेरे कस्टमर को यहाँ पे पेप्सी कोक चाहिए होगी तो आप दे देना, अगर पेप्सी चाहिए होगी तो आप दे देना, ठीक है। ये दो सिमिलर आइडेंटिकल गुड्स हैं, ठीक है। तो इस इन दोनों का अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे सेल दिखा रहा होगा, वो यहाँ पे सेल दिखा रहा होगा, तो स्टैंडर्ड कहता है ये कोई सेल ही नहीं है, इसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे ऐसे हो कि ये पेप्सी बेच रहा है और ये मरिंडा बेच रहा है, ठीक है, दो डिफरेंट चीजें हो, आइडेंटिकल चीज ना हो, ठीक है, तो डिफरेंट चीजें हो, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम सेल बुक कर सकते हैं फिर, ठीक है। फिर हमने ठीक पढ़ा था है। कि लास्ट बात पढ़ी थी हमने कॉन्ट्रैक्ट की कि ये कि आपको जो आपने काम कर लिया ना उसकी कंसिडरेशन मिल सकती हो, ये यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया था। फिर उसके बाद आ गया था आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, क्या आपने देखना है कि भाई आपकी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब होता है प्रॉमिस टू गुड समथिंग, सॉरी प्रॉमिस टू डिलीवर समथिंग गुड्स और सर्विसेज, मतलब आपने क्या डिलीवर करने का वादा किया है, कोई गुड या कोई सर्विसेज जो आपने डिलीवर करने का वादा किया है, उसका जो प्रॉमिस है उसको कहते हैं हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हमारी कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो हमने उसके लिए पढ़ लिया था, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिस्टिंक्ट गुड्स का, डिस्टिंक्ट गुड्स कल हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। डिस्टिंक्ट गुड ऐसी गुड्स को कहते हैं जो मार्केट के अंदर ना, जो मार्केट के अंदर अकेली बिक सकती हैं, मार्केट में अकेली सोल्ड हो सकती हैं। सुन रहे हो ना मेरी बात? जी ठीक है, मार्केट में अकेली सोल्ड हो सकती हैं, या अगर हम उनको किसी और चीज के साथ मिला दें, वो चीज जो हमारे किसी कस्टमर के पास है, या वो चीज जो मार्केट में अवेलेबल है, या वो चीज जो किसी सप्लायर के पास है, अगर हम उसके साथ अटैच करते हैं तब भी वो बेनिफिट दे सकती है, ठीक है। जिससे या हम अकेले बेनिफिट ले सकते हैं, या अगर हम किसी इन तीन में से किसी चीज के साथ मिला दे तो हम कहेंगे डिस्टिंक्ट गुड है। जैसे कि एक हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है, हमारा लैपटॉप है, हम इनको मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कस्टमर है उसके पास कोई सॉफ्टवेयर पड़ा है उसके साथ अटैच कर दें, ठीक है, तो उसके साथ भी हमें ये फायदा दे सकती है, तो हम कहेंगे कि हमारी डिस्टिंक्ट गुड है। फिर हमने कहा था कुछ चीजें डिस्टिंक्ट गुड नहीं होंगी, ठीक है, वो 3 केस थे। अगर हम सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज दे रही है कंपनी, ठीक है, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज दे रही है, मिसाल के तौर पे मैकबुक के अंदर जो सॉफ्टवेयर डलता है वो सिर्फ आईफोन के अंदर चलता है, तो वो एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेट हुए हुए हैं। आईफोन के बगैर जो आईपैड है उसके बगैर वो जो मैकबुक का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमारा जो होता है विंडोज का क्या होता है, इंटेल होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, चलो माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है हमारी विंडो होती है, तो उसकी आईपैड की जो होती है डिफरेंट होती है, तो वो सिर्फ उसके साथ ही चलती है, तो हम कहेंगे हाईली सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज दे रहा है, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर हाईली इंडिपेंडेंट है, हाईली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कह दिया मैंने गलती से, हाईली डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे हाईली डिपेंडेंट है, ठीक है। और एक चीज दूसरे की हालत को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर दे, एक चीज दूसरे की हालत को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर दे,
उसमें ये आप यही एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अगर हम ये सॉफ्टवेयर इसमें से निकाल दें तो दूसरी चीज चलेगी नहीं, दूसरी चीज चलेगी नहीं। या फिर मैंने वॉशरूम की एग्जांपल दी थी कि अगर हम रेत बजरी सीमेंट इन सबको अलग अलग से देखें तो डिस्टिंक्ट गुड होंगी, लेकिन अगर हम इनको एक इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें ना, तो ये क्या होंगी, ये सारी अलग अलग डिस्टिंक्ट गुड नहीं होंगी, एक वॉशरूम हमारे जो होगा एक डिस्टिंक्ट गुड होगा, ठीक है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक अच्छा। पढ़ लिया था डिस्टिंक्ट गुड्स के बारे में। डिस्टिंक्ट गुड्स जब हमने खत्म की थी उसके बाद हमने पढ़ा था वेरिएबल कंसिडरेशंस। अच्छा, हम्म। दूसरा स्टेप भी हमने डिटेल से पढ़ लिया। तीसरा स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करो भाई, वो पैसे जो तुम्हें मिलने हैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर, सेलर को मिलने हैं वो पैसे। तो उस पैसों की काफी सारी किस्में थी, वो किस्में पढ़ रहे थे हम बस। उस किस्मों में क्या था, अगर कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ जाए, मिसाल के तौर पर, अब मुझे इसके ऊपर बार बार बात करने की जरूरत नहीं है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ जाए, मतलब कि ऐसी अरेंजमेंट हो जिसमें पहले आपको पैसे मिल जाएं, ऐसी अरेंजमेंट हो जिसमें आपको पहले पैसे मिल जाएं, ऐसी अरेंजमेंट हो जिसमें आपको पैसे बाद में मिलने हो। तो आपने जो क्या नाम लेते हैं, वो कैसे बुक करना है, आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को आपने कैसे डिटरमिन करना है। अगर आपको बाद में पैसे मिलने हैं तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बुक कर लो, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल बुक कर लो, ठीक है। और अगर आपको पहले पैसे मिल जाए तो आपने उसको लाइबिलिटी, करंट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बुक कर लेना, ठीक है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में ये था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था वेरिएबल कंसिडरेशंस, ठीक है, कि जो आपको पैसे मिल रहे हैं ना, वो पैसे वेरिएबल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि वेरिएबल कंसिडरेशन में आपके पास एक चीज, ये फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बना के देनी है। अगर आपने बिल्डिंग 7 दिनों के अंदर अंदर खड़ी कर दी ना, 7 दिनों के अंदर अंदर बना दी, आपको 1 लाख रुपए तो मिलना ही मिलना है, 1 लाख रुपए तो मिलना ही मिलना है। लेकिन लेकिन 20,000 जो है ना, वो कंडीशनल है। वो कंडीशनल क्या है, उसके चांसेस हैं कि 60% चांसेस है मिल जाए, 40% चांसेस है ना मिले। तो हमने कहा था कि वेरिएबल कंसिडरेशन को आपने तब बुक करना है जब उसका रिवर्स होने का जो चांस है ना, उसका रिवर्स होने का चांस क्या हो, ज्यादा हो। रिवर्स होने ना होने का चांस क्या हो, रिवर्स ना होने का चांस ज्यादा हो, ठीक है। ठीक है। इट इज प्रोबेबल डैट, कल वाले मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स अगर आपने लिखे हो तो याद होंगे आपको शायद। क्या थे मेरे कल वाले वर्ड्स? नहीं याद। लेक्चर नहीं लिया दोबारा? हाफ हुआ सर अभी। जब इट इज हाईली प्रोबेबल डैट, वेरिएबल कंसिडरेशन को हमने कब डालना है, हमने इस 20,000 को यहाँ कब इंक्लूड करना होता था, जब इट इज हाईली प्रोबेबल डैट it cannot be reversed subsequently, it cannot be reversed subsequently। जब हाईली पॉसिबल चांस हो तो उसने हमें कह दिया कि भाई बहुत 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 ज्यादा चांसेस है कि 20,000 आपको मिलेगा मिलेगा, आप 7 दिन के अंदर बिल्डिंग बना के दोगे कोई दोगे। फिर अब हमें पता लग गया वेरिएबल कंसिडरेशन को डाल देना, ठीक है। अब उसके लिए हमने फिर दो तरीके पढ़े थे, डालना कैसे है उसको, ठीक है। वेरिएबल कंसिडरेशन को कैसे ऐड करना है, अगर आपके पास सिर्फ दो ही लेसर नंबर ऑफ आउटकम हो, दो ही चांसेस हो, 60% चांसेस है मिलेंगे, 40% नहीं मिलेंगे, तो जो उनमें मोस्ट लाइकली हो ना, मोस्ट लाइकली उसको ले लो। तो हम कहेंगे ठीक है जी, 60% मोस्ट लाइकली है, 20,000 को ऐड कर दो, यहाँ पे दिखा दो आपकी वेरिएबल कंसिडरेशन कितनी है, वो कितनी है, 1,20,000। और दूसरा मेथड क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो। जब आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस हो, कल मैंने इसके ऊपर सवाल करवाया था कि 21 दिन में हम खत्म कर देंगे, 16 दिन से पहले खत्म कर देंगे, 18 दिन पहले कर देंगे, 19 दिन पहले, और इसकी परसेंटेज 10%, 8%, 9%, याद है सवाल? जी। ठीक है, तो हम क्या कहते थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, रेलिवेंट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, ठीक है। और जी। वेरिएबल कंसिडरेशन में हम पेनल्टीज, रिबेट्स, डिस्काउंट्स, ये सारी चीजों को क्या कर देते थे, ऐड। अगर हम्म। हमें कोई पेनल्टी पड़ रही होती है तो हम क्या कर देते, वेरिएबल कंसिडरेशन में से माइनस कर देते, ठीक है। हम यहाँ से माइनस कर देते, हम कहते हैं हमारी वेरिएबल कंसिडरेशन 80,000 है, और अगर हमें कोई बोनस मिल रहा होता, रिवॉर्ड मिल रहा होता, तो हम ऐड कर देते, ठीक है। ये थी वेरिएबल कंसिडरेशन। अब जी। पूरा थीम समझ आ गया, जी। पूरा IFRS 15 का थीम समझ आ गया। अब इसमें तीन चीजें रह गई पढ़ने वाली, वो है कंसिडरेशन टू कस्टमर, ये आज हमने पढ़नी है बस, कंसिडरेशन टू कस्टमर। फिर है जी आपकी नॉन कैश कंसिडरेशन,
बस बस ये पढ़नी है हमने। इसके ऊपर मेरा लेक्चर नंबर 1 था बहुत डिटेल के साथ। फिर इसके ऊपर मेरा लेक्चर 2 और लेक्चर 3, उसमें मैंने ये सारी चीजें कवर करवाई थी। आज हमने कंसिडरेशन टू कस्टमर और हमने नॉन कैश कंसिडरेशन पढ़ना है। अब पूरी यही पर सिर्फ ठीक की है। थीम समझ आ गई है। कोई अगर शुरू से लेक्चर लेता आ रहा है तो अब तक उसको, और काम करता आ रहा है डेली का डेली, तो उसको अब तक समझ आ जानी चाहिए कि ये सारा स्टैंडर्ड क्या था। सर। समझ आ गई? जी। ये मैंने इन 5 स्टेप के ऊपर बात की है, मैं इन 5 स्टेप से बाहर गया ही नहीं हूँ। अपने पास ऐसे एग्जांपल बना लो कि कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिटेल में पढ़ा था, फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में 2 चीजें पढ़ी थी, डिस्टिंक्ट गुड्स होती हैं, ठीक है। फिर हमने कमर्शियल सब्सटेंस वगैरह इसमें देखा था, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन प्राइस हमें किसी तरीके से भी दे सकते हैं, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट हो सकता है, वेरिएबल कंसिडरेशन हो सकती है, कंसिडरेशन टू कस्टमर हो सकता है, नॉन कैश कंसिडरेशन हो सकती है। बस ये 4 चीजें। उसके बाद 2 स्टेप रह गए, उन 2 स्टेप को हमने पकड़ना है और हमारा पूरा रेवेन्यू का स्टैंडर्ड खत्म हो जाना है। उन 2 स्टेप की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है बस। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो शुरू करने लगे हैं ना, वो सबसे पहले आसान बात को शुरू कर लेते हैं, फिर हम थोड़ी सी, दोनों बहुत आसान बातें हैं, बहुत बेसिक सी बात है। आज हमारा लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, ठीक है, बच्चों वाली बातें हैं, तो आराम से ना इत्मीनान से सुनना। देखो, नॉन कैश कंसिडरेशन, कोई बंदा ना हमें पैसे नहीं दे के गया, किसी बंदे ने हमें पैसे नहीं दिए, ठीक है, किसी बंदे ने हमें क्या किया, पैसे नहीं दिए। हमने इसमें हमेशा जो रेवेन्यू बुक करना है ना, वो याद रखना, जो हमने रेवेन्यू बुक करना है ना, वो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड पे बुक करना। ठीक है। हम डिफरेंट सिनेरियोस पढ़ रहे हैं, उसमें हमने रेवेन्यू कैसे बुक करना है। कोई हमें बंदा आया और उस बंदे ने हमें पैसे नहीं दिए, पैसों के बदले उसने कहा मैं तुम्हें कोई और चीज दे दूंगा, ठीक है, उसने हमें कहा मैं तुम्हें कोई और चीज दे दूंगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, या मैं एक क्वेश्चन उठा के ले आता हूँ, उससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। हम यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। ये भी सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं आगे। सारे क्वेश्चन कहना है कब हमें करोगे। तो यकीन करो, जब आप लोग कैप्लान का स्टडी टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये बातें इतनी बेसिकली लिखी हुई है, उसने छोटी छोटी करके लिखी हुई। मैं तो सिंपली आपको सिर्फ समझा रहा हूँ बातें। बुक के एंड पे मुझे याद करवाना कि हमने कैप्लान से ये चैप्टर को थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ना है, ठीक है। जी सर। क्यों भाई ऐसे क्यों कर रहे हो आप? चलो जी, सवाल आ गया हमारे पास, सवाल को यहाँ लिख लेते हैं। सवाल भाई नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा जी, जल्दी जल्दी देख लो बस। बहुत आसान सी बातें हैं, बहुत आसान सी बातें हैं। ये एक सवाल करेंगे और हमारे पास नॉन कैश कंसिडरेशन खत्म। वो कह रहा है एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, प्रोवाइडर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है मैडी लिमिटेड को ना, ठीक है। इन कंसिडरेशन कंसिडरेशन जो उसको, जब उसको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की ना उन्होंने,
ठीक है, उनको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, जो हमारी मेडी लिमिटेड है ना उसने पैसे नहीं दिए, उसने क्या किया, एबीसी लिमिटेड को ना शेयर दे दिए, क्या करती है, शेयर दे दिए। अब शेयर जो है वो पैसा तो नहीं है ना, नॉन मॉनिटरी थिंग है, तो हमें क्या मिल रहा है, नॉन जी कैश, कैश के अलावा हमें कंसिडरेशन मिली, हमें क्या मिल गया, शेयर मिल गया दूसरी कंपनी के, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने वहां पे रूल क्या लिखा था, हमने रेवेन्यू कैसे बुक करना है, रेवेन्यू फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव, जो कंसिडरेशन हमें मिली है ना उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना है, बस। बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। देखो, हमने ना जो जनवरी जनवरी 2014 से लेके जून 2014 तक जो हमने काम किया ना, 6 महीने हमने जो काम किया, उसके बदले में हमें कितने शेयर मिले हैं, 8,000 शेयर मिले हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 45,000। हम अपने पास क्या कर देंगे, सिंपली एंट्री कर देंगे 30 जून 2014 पे, कि हमें जो शेयर्स मिले हैं ना, हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, या इन्वेस्टमेंट इन मेडे लिमिटेड डेबिट। हमने हमें उसके शेयर मिल गए, शेयर क्या होता है, हमारा एसेट, तो हमने इनको क्या बुक कर लिया, इन्वेस्टमेंट इन एसेट। ठीक है, कितने शेयर मिले हमें, 8,000 शेयर मिले हैं, और एक चलो शेयर की फेयर वैल्यू 45, बस। और हमने क्या बुक कर लेना है, रेवेन्यू। पहले हमें पैसे मिलते थे तो हम क्या करते थे, कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। पैसे नहीं मिलते थे तो क्या करते थे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। अब उसने कैश दे दिया तो हमने क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट इन मेडल लिमिटेड, या सिंपल कर लो, सिंपल कर लो इसको, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कर लो, ये शेयर डेबिट कर लो, एक बात हो जाएगी, समझ आ जाएगी, शेयर हमारे एसेट होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कर लेंगे 3,60,000, हमने रेवेन्यू बुक कर लिया, बात समझ आई है। जी सर। अच्छा जी, फिर हमने जो जून 2014 से लेके दिसंबर 2014 तक जो काम किया ना, हमें 12,000 शेयर मिले मजीद, हमें 12,000 शेयर मिले मजीद। भाई 31 दिसंबर 2014 पे 12,000 शेयर मिले मजीद, हम क्या कहेंगे कि भाई 12,000 शेयर हैं, तो हम कह देंगे वही बात, इन्वेस्टमेंट डेबिट 12,000 शेयर, और एक शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है, 52 52। ये जवाब आ जाएगा 624 लाख। ट्रिपल जीरो, तो हम इसको रेवेन्यू बुक कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, किताबों में आपके पास बैलेंस शीट बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट दिखा देना, कितने पे, 2014 के साल के लिए इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखा दोगे। चलो एंड पे बात करते हैं, बस सिंपल सी बात। अच्छा जी, अब देखो, अब हुआ क्या, हमने जनवरी से जून तक जो काम किया था हमें उसके शेयर मिल गए, ठीक है। फिर जून से लेकर दिसंबर तक जो काम किया, हमारा साल खत्म हो गया, 31 दिसंबर 2014 का साल खत्म हो गया, ठीक है। अब हम 31 दिसंबर 2014 पे हम सिंपली एक एंट्री करेंगे, हम कहेंगे 31 दिसंबर 2014 पे ना, जो शेयर की फेयर वैल्यू 52 हुई हुई है, तो हमारे पास जो 8,000 रिकॉर्ड हुए हैं शेयर, वो कितने पे पड़े हैं, 45। 45 पे। तो हमने हमने सिंपली क्या करना है, जो नए शेयर आए हैं वो तो 52 पे पड़े हैं। अब शेयर की जो वैल्यू बढ़ गई है, तो वैल्यू बढ़ गई है तो हम करेंगे इन्वेस्टमेंट को डेबिट, शेयर पे हमें गेन आ गया भाई, पीएनएल को क्रेडिट कर दो। जो 8,000 शेयर पड़े हैं ना, वो 45 पे पड़े थे, और अब तक उनका रेट कितना हो गया, 52, तो 7 रुपए का गेन आ गया, ये गेन बुक कर लो। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, और पीएनएल में क्या चला गया, गेन, कितने से, 56,000 से। मुश्किल है। नहीं। अब हमने जनवरी से जून तक जो काम किया, सिंपली उसका भी ले लेंगे हिसाब किताब। भाईजान जो 30 जून है ना, 30 जून 2015 है ना, हमें इसके लिए भी एंट्री कर लेनी है अपने पास, कि हमें 7,000 मजीद शेयर मिले हैं, और शेयर को हमने हमेशा डेबिट करना है किस चीज से, फेयर वैल्यू से, जिस दिन मिले उस दिन की फेयर वैल्यू को। याद रखना, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हमने डेबिट करनी है जिस दिन हमें इन्वेस्टमेंट मिली है ना, हमें जिस दिन शेयर्स मिले हैं, जिस दिन हमें शेयर्स हाथ में मिले हैं, शेयर मिले हैं ना, उस दिन की फेयर वैल्यू से, उस दिन की फेयर वैल्यू से इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है। बस एक ये असूल याद रख लो, बस नॉन कैश कंसिडरेशन में जिस दिन हमें शेयर मिले हैं उस दिन की फेयर वैल्यू से हमने क्या करना, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना। फिर हमें 7,000 शेयर मिले, फिर हमें 7,000 शेयर मिले, ठीक है। उन 7,000 शेयर की वैल्यू कितनी, 56, तो हमने यहाँ पे फिर रेवेन्यू बुक कर ली, तो वो कितना बना हमारा, 3,92,000।
फिर जब ईयर एंड आएगा, ईयर एंड पे हमने देखना क्या हमारी शेयर की वैल्यू बढ़ गई है क्या कम हो गई है, शेयर की वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है। तो हम क्या करेंगे, समझ लो हमारा अब ईयर एंड 30 जून है, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास पहले जो शेयर पड़े हुए थे ना, पहले हमारे पास 8,000 जो शेयर पड़े हुए हैं और पहले जो हमारे पास 12,000 शेयर पड़े हुए हैं, ठीक है। 8,000 और 12,000, 8,000 शेयर कितने पे रिकॉर्ड हुए हैं, पहले 45 पे रिकॉर्ड हुए थे, फिर 7, 8,000 शेयर 52 पे रिकॉर्ड हुए हैं, 12,000 शेयर भी 52 पे रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि अब वैल्यू कितनी हो गई है, 56,000। वैल्यू कितनी हो गई है, 56,000। 8,000 और 12,000 शेयर एक ही एंट्री कर दूं, 8,000 जमा 12,000, जी 20,000 जो शेयर हैं वो 57 पे रिकॉर्ड हुए हैं। ये देखो 45 पे हुआ था रिकॉर्ड, फिर 7 से और रिकॉर्ड कर दिया तो 52 पे पहुंच गया, और ये पहले से 52 पे है। अब रेट कितना हो गया, 56, तो 4 से मजीद बढ़ा दो इसको, 80,000। ये गेन आ गया आपके पास, पीएनएल में गेन चला जाएगा। बताना मकसद यहाँ ये था कि जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट पे गेन आएगा वो रेवेन्यू नहीं बुक करना, उसका उसका रेवेन्यू बुक नहीं करना। जब आपको इन्वेस्टमेंट रिसीव हो ना, नॉन कैश कंसिडरेशन रिसीव हो, जिस दिन उस दिन की फेयर वैल्यू को उसको बुक करना है, उस दिन की फेयर वैल्यू के ऊपर उसको बुक करना है। बस इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल देखते हैं, छोटा सा सवाल एक देखते हैं, और ये खिस्सा खत्म। बहुत छोटा सा सवाल, ठीक है। ये की डेट है, ये मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। यकीन करो ये बातें सिर्फ थ्योरेटिकल लिखी हुई है, आपको वहां बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अब तो समझ आ रही है ना बातें सारी, कि नॉन कैश कंसिडरेशन का असल मतलब क्या होता है। अब मैं वहां कह देता कि आप लोगों को शेयर मिलेंगे और शेयर के साथ ये कर लेना वो कर लेना, आपको कभी जिंदगी में भी याद ना रहता, जिस दिन आप पेपर देने जाते हैं जिंदगी में भी नहीं याद रहना था आपको। ये छोटी छोटी सी मिसालें बनी हुई है, प्यारी प्यारी सी। इनको एक एक बार रीड करोगे, 2 बार इस चैप्टर को करोगे, प्रैक्टिस सेशन लोगे, इंशाल्लाह ताला ये आपका कहीं भी नहीं जाने वाला। कैसे। बस ये एक आखिरी सवाल, शुक्र है पहली बार में ही होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास ना की डेट्स क्या होती हैं नॉन कैश कंसिडरेशन के अंदर, याद रख लेना बस छोटी सी बात। जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है हमारा, भाईजान बेशक एग्रीमेंट हुआ हो, एग्रीमेंट पे हमने बैठ के डिसाइड किया कि हमने ये एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड, एक हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एक कंपनी है ए, उसने दूसरे को ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये गुड्स डिलीवर करनी है, और ये कंपनी इसको शेयर्स देगी। तो एग्रीमेंट डेट के ऊपर कोई पैसे पूसे तो नहीं दिए ना हमने, तो एग्रीमेंट डेट के ऊपर हमने कोई एंट्री नहीं करनी, हमने नो एंट्री करनी है, यहाँ पे कोई एंट्री भी नहीं करनी, ठीक है। फिर दूसरी डेट क्या होती है, दूसरी डेट है गुड्स डिलीवरी डेट, जिस दिन हमने गुड्स डिलीवर कर दी है। तो जिस दिन हम गुड्स डिलीवर कर देते हैं, हम उस दिन क्या करते हैं, रेवेन्यू को बुक कर लेते हैं, याद है ना। एक ही असूल जी चलता आ रहा है हमारा, ठीक है। जिस दिन शेयर रिसीव होंगे उस दिन हमने इन्वेस्टमेंट को क्या कर देना है, डेबिट। उस दिन इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है। जिस दिन मैंने बोला था पहले भी, जिस दिन शेयर मिलने हैं उस दिन इन्वेस्टमेंट को क्या करना है आपने, डेबिट। और फेयर वैल्यू कौन सी यूज करनी है, उस दिन की फेयर वैल्यू। और रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आप क्या करते हो, रिपोर्टिंग डेट पे क्या करते हो आप, देखते हो कि हमारी शेयर की जो प्राइस है वो ऊपर गई है कि नीचे गई है, ठीक है। आप गेन और लॉस बुक कर लेते हो, गेन या लॉस बुक कर लेते हो, ठीक है। ठीक है। अब छोटी सी एग्जांपल देखनी है हमने इसके ऊपर, और हमारा ये हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। अब जी हुआ ये है हमारे पास ये होगा कि ऑन यकम जनवरी 2000, यकम जनवरी पे एम जो लिमिटेड है उसने एग्री किया है कि वो एक प्रोवाइड करेगी, सिस्टम की मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगी फ्रॉम यकम फरवरी से लेके 30 नवंबर तक। तो यकम जनवरी पे कोई एंट्री होगी, यकम जनवरी पे तो हमने अभी सिर्फ बैठ के एग्रीमेंट किया है एक किस्म का, तो यकम जनवरी पे कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, ठीक है। फिर यकम ठीक है। फरवरी से लेके ना, यकम फरवरी से हम प्रोवाइड करेंगे, यकम फरवरी से लेके 30 नवंबर तक, सॉरी, प्रोवाइड करेंगे मेंटेनेंस सर्विसेज फ्रॉम यकम फरवरी से 30 नवंबर तक हम करेंगे मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और हमें मिलेंगे 10,000 शेयर। वो 10,000 शेयर मिलेंगे ऐसे कि 15 जनवरी को एग्रीमेंट डेट है, एग्रीमेंट डेट पे हमने कुछ भी नहीं करना, कोई जनरल एंट्री नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद ठीक जो है। हमारी कमेंसमेंट डेट है, कमेंसमेंट डेट जिस दिन हमने काम करना शुरू किया उस दिन भी हमने कुछ नहीं करना, कमेंसमेंट डेट के ऊपर भी हमने कुछ नहीं करना भाई। कमेंसमेंट डेट पे हमने क्या करना, हमने अभी काम करना शुरू किया, हाँ जी, जिस दिन हमारा काम कंप्लीट हो गया, हम सर्विसेज अब हमने प्रोवाइड कर दी हैं, हमने सर्विसेज क्या कर दी हैं, प्रोवाइड कर दी हैं। 30 नवंबर हमने अपना काम कर दिया है। हम रेवेन्यू तब बुक करते हैं जब हम गुड्स डिलीवर कर दें या सर्विसेज को क्या कर दें, रेंडर। अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो अगर हमने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं
सर्विसेज रेंडर्ड हो गई हैं या गुड्स क्या हो गई हैं, डिलीवर। यहाँ पे हमने, तो हमने कंप्लीशन डेट के ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने सर्विसेज दे दी, तो हम कहेंगे 30 नवंबर वाले दिन ना, जिस दिन हमने सर्विसेज दे दी है ना, हम अपने पास एंट्री कर लेंगे कि हमें अभी इन्वेस्टमेंट तो भाई जान हमें शेयर रिसीव होने हैं 25 दिसंबर को, हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल, जैसे एसेट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल होता था, इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल। अब हमने सर्विसेज रेंडर की हैं तो बुक कर लो अपना रेवेन्यू, सेल या रेवेन्यू एक ही बात है, ठीक है, अपना रेवेन्यू बुक कर लो। और हमने कैसे बुक किया कि हमें 10,000 शेयर मिलने हैं, ठीक है, और आज उनकी शेयर की फेयर फेयर वैल्यू कितनी है, 9.2। मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बुक कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल बुक कर रहा हूँ, ठीक है। 92,000, तो सेल बुक कर लो 92,000, ठीक है। अब 25 दिसंबर को आपको क्या मिला, शेयर्स। अब देखो, अब आप क्या करने लगो, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करने लगो, और अपनी किताबों से इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल को क्या कर दो, खत्म। ठीक और है। इन्वेस्टमेंट डेबिट होती है जिस दिन मिले हैं उस दिन की फेयर वैल्यू से, हमें इस दिन के मिले 10,000 शेयर मिले और इस दिन की फेयर वैल्यू कितनी है, 10.4। तो ये कितना हो जाएगा, 104,000 और इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल हमारे पास कितना आ रहा है, 92,000 किताबों में। 90। तो ये ऊपर हमें उसके ऊपर गेन भी आ गया थोड़ा सा, शेयर्स हम्म। के ऊपर क्या हुआ, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज हो गई ना शेयर्स की, जी। 9.2 से 10.4 पे चला गया, तो हमने थोड़ा सा गेन बुक कर लिया, 12,000। तो जी ये आपकी टोटल थी नॉन कैश कंसिडरेशन। ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, अभी शेयर्स बाद में मिलने हैं, तो इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल बुक कर लो। और बस आपने, वही पुराना थीम चलता आ रहा है, देख लो वही थीम है कि आपने रेवेन्यू तब बुक करना है जब आप गुड्स डिलीवर कर दो, और अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो जब आपने सर्विसेज रेंडर कर दी तो आप अपने पास रेवेन्यू बुक कर लो। बेशक आपको पैसे मिले या नहीं मिले तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर लो, अगर इन्वेस्टमेंट आपको नॉन कैश कंसिडरेशन मिलनी है तो आप इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल को बुक कर लो, ठीक है। जी ठीक है सर। अच्छा जी, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। ये छोटे छोटे सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं। अब यहाँ पे वो आपसे बैलेंस शीट और पीएनएल बनवा सकता था, तो आपसे वो सिंपल पूछेगा कि बताओ बैलेंस शीट में क्या आएगा और पीएनएल में क्या जाएगा, तो आप कहोगे कि देखो जी हमारी जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट हमारा नॉन करंट एसिड होती है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट नजर आ रही होगी कितने पे, 104,000, बस सिंपल सी बात। और हमारी अगर वो पीएनएल बनवा रहा होगा तो पीएनएल में हमारा क्या रहा होगा, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट कितने से, 12,000 से, ठीक है। ऊपर वाली एग्जांपल में भी खुद ब खुद बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट बना लेना, हर चीज में पीएनएल और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना लेना, ठीक है। जी। अच्छा ये हम अगली चीज की तरफ चलते हैं, वो है कंसिडरेशन टू कस्टमर। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। मैं इसके लिए ना वर्ड खोल लेता हूँ, यहीं पे समझ लेते हैं हम इसको। अच्छा पहले ना ये इस लफ्जों पे गौर किया करो कि हम पढ़ने क्या लगे हैं, ठीक है। जी। आपका ये सवाल बनता था पूछना, लेकिन आपने पूछा नहीं। आपने कहा सर कंसिडरेशन टू, कंसिडरेशन कंसिडरेशन का तो मतलब ये होता था कि हम गुड्स और सर्विसेज दें और कस्टमर हमें पैसे दे। ये कौन सी कंसिडरेशन है जो हम कस्टमर को दे रहे हैं, सर ये कौन सी कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन तो सेलर को मिलती होती थी सर, और कस्टमर देता होता था, हम्म। ऐसे ही होता था ना, जी। ठीक है। हम कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये बायर है, सॉरी ये सेलर है, ये है बायर, बायर कोई लड़की है, ठीक है, ये हम उसके बाल भी बना देते हैं। अब किताबों में गंजी लड़की तो अच्छी नहीं लगेगी ना। अच्छा, इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, ये लड़की थोड़ी अमीर है, ठीक है। इस लड़की का ना सुपर स्टोर है, कराची में बड़ा मशहूर सुपर स्टोर है जिसको कहते हैं नाहिद सुपर स्टोर, ठीक है। उसकी मालिक एक लड़की है कह लो आप। हमने कहा कि नाहिद सुपर स्टोर वालों, हम ना तुम्हें ना गुड्स डिलीवर करेंगे, बहुत सारी गुड्स बेचेंगे, ठीक है, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स बेचेंगे और वो होंगी 100 रुपए की कॉस्मेटिक्स। तो जो हमारा बायर है ना, उसने कंडीशन लगा दी, उसने कहा यार ऐसे है कि ना देखें, जो आपकी कॉस्मेटिक्स है ना, हमारे यहाँ ना जगह नहीं है,
ठीक है, उस जगह नहीं है तो हम कॉस्मेटिक्स को रख नहीं सकते, तो आप ऐसा करेंगे ना, हमें एक शेल्फ बनवा के दें। ठीक है, आप हमें एक शेल्फ बनवा दें, तो हम फिर ना आपकी जो है ना, क्या नाम लेते हैं, उन कॉस्मेटिक्स को रख लेंगे। हम कहेंगे यार हम शेल्फ बनवा के देंगे, हमें शेल्फ बनवा के देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे हमें 100 रुपये जो मिलना था, अब हमें वो फॉर एग्जाम्पल वो जो शेल्फ पड़ी है वो 8 रुपए की पड़ी है, हम कहेंगे अब हमें जो इफेक्टिवली पैसे मिलने हैं ना, वो कितने मिलने हैं, 92। वो कितने मिलने हैं, 92। इफेक्टिवली हमें पैसे कितने मिलने हैं, 92। बात समझ आई है? जी जी जी। तो अब हम अपने पास रेवेन्यू क्या बुक करेंगे, 92 का रेवेन्यू बुक करेंगे। और ये जो हम कहेंगे कि भाई हमें इससे फायदा आना है, ये जो कंसिडरेशन हमने कस्टमर को पे किया ना, कंसिडरेशन टू कस्टमर, ये हमने इसको अपने पास एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे और इसको मोनेटाइज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैं इसको जरा फिर थोड़ा सा रिपीट। डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी बात। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, अब सुनते जाना जरा। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ये किसी काम की नहीं एक्सप्लेनेशन। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको सिर्फ बता दूंगा एंड पे। ये सिर्फ छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है। एक बंदा है, ये दो बंदे, इन्होंने आपस में, हम, ये बायर, ये सेलर, ये बायर। सेलर को ना कंसिडरेशन मिलनी होती है। ठीक है, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ना मैं आपको ना इतनी गुड्स डिलीवर करूंगा, इतनी गुड्स डिलीवर करूंगा। ठीक है, उस गुड्स के पैसे होंगे 100 रुपया। तो इन्होंने कहा चलो जी यार, मैं ना आपको ना, आप मुझे गुड दे रहे हो 100 रुपए की, क्या बात है, आप बहुत अच्छे बंदे हो, आपके बाल बहुत प्यारे हैं, ठीक है, आपकी आंखें बहुत जबरदस्त हैं, नशीली आंखें हैं। मैं आपको ना क्या करता हूँ, फ्री में सर्विसेज दे देता हूँ, सर्विसेज दे देता हूँ आपको मुफ्त में। उस सर्विसेज की वर्थ है 20 रुपए। उस सर्विसेज की वर्थ है 20 रुपए। 20 रुपए की सर्विस मेरी तरफ से जानी है आपको बिल्कुल फ्री है। मैं सर्विस क्या दे रहा हूँ, मैं आपकी जो गुड्स आपने दी है ना, इसकी मार्केटिंग कर दूंगा। मैं 20 रुपए के इश्तेहार बनाऊंगा और जगह जगह लगा दूंगा, क्योंकि आप बहुत नेक बंदे हो, बहुत अच्छे बंदे हो, मैं आपके लिए ना ये इतना सा फेवर दे दूंगा। स्टैंडर्ड कहता है भाई तेरे फूफी का बेटा लगता है वो, जिसको तू फेवर दे रहा है, जिसको आप फेवर दे रहे हो वो आपकी फूफी का बेटा लगता है। आप यहाँ पे कंसिडरेशन अपनी दिखा ही नहीं सकते, आप अपना रेवेन्यू जो है ना वो अब 100 दिखा ही नहीं सकते। आप 20 रुपए का फायदा ले रहे हो, 20 रुपए का फायदा ले रहे हो, आप इसको क्या अपने पास एक मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पर, एमई मार्केटिंग एक्सपेंस बुक करो। मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करो 20 रुपए से, और आप अपने पास रेवेन्यू दिखाओ, कैश डेबिट 80 रुपए से और सेल क्रेडिट 80 रुपए से। ठीक है, ठीक है। ये था अगर उसने हमें कोई सर्विस दे दी। उसने कहा कि भाई ये लो 100 रुपया, हमने कहा भाई ये लो 100 रुपया, और मेरी तरफ से 20 रुपए की गुड्स भी ले लो, 20 रुपए की गुड्स भी ले लो, मेरी तरफ से 20 रुपए की गुड्स भी ले लो। तुम 20 रुपए वाली मशीन उठा के दे दी। तो हमने कहा कि भाईजान ये जो 20 रुपए वाली वो मशीन उठा के हमें दे रहा है ना, वो हमें 20 रुपए वाली मशीन उठा के दे रहा है। जी। सॉरी, हम एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये पेन को एकदम कुछ हो गया। दूसरा सीन ये है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट कर गया ना, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हमारा क्या है कि हम 100 रुपए की चीजें उसको बेचेंगे, साथ में ना, साथ में हम उसको मुफ्त में अपने कस्टमर को 8 रुपए भी दे देंगे। ठीक है, 8 रुपए भी दे देंगे। ठीक है, 8 रुपए वाली एक मशीन उठा के, उससे 8 रुपए की एक मशीन जो है ना, वो जो मशीन है उसको ले लेंगे। अब इस केस में हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारी 8 रुपए की मशीन है ना, इस मशीन को अलग से कैसे बुक करो अपने पास, और रेवेन्यू कितने में बुक करो आप। हम कहेंगे कि भाईजान 100 रुपए का रेवेन्यू बुक करेंगे। अच्छा, मैं इसको ना जरा सवालों के ऊपर आता हूँ ना, फिर आपको जरा ये बात क्लियरली क्लियरली होगी। देखो सवाल क्या है। वो कह रहा है सबूर लिमिटेड इज अ, सबूर कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री फॉर जावेदान स्टील्स। हम जावेदान स्टील्स है उनके लिए ना हम एक फैक्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम उनके लिए फैक्ट्री बना रहे हैं,
दैट इज ऑलरेडी ओन्ड बाय जावेदान स्टील्स। एक फैक्ट्री बना रहे हैं, वो फैक्ट्री पहले से जावेदान स्टील उसका मालिक है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 600, हमें 600 रुपये मिलना है कंसिडरेशन में, हमें 600 मिलना है किसको, सबूर को, हम सबूर हैं। हमारा क्या ट्रांजेक्शन प्राइस बताओ क्या, हमें 600 रुपये मिलना है। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 3 ईयर्स, तीन तीन जो साल है ना उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एज अ टोकन ऑफ थैंक्स सबूर कंस्ट्रक्शन हैज पेड 20 मिलियन बोनस टू जावेदान। हमें 600 रुपये मिलना है और हमने जावेदान को क्या किया, 200 रुपया बोनस, 20 रुपये बोनस के तौर पे दे दिया। हमने कहा ये लो जी, आपने जो हमें 600 रुपये बाद में देना ना 3 साल बाद, ठीक है, आज हमसे 20 रुपये ले लो। तो स्टैंडर्ड कहेगा भाई वो तुम्हारी फूफी का बेटा लगता है, वो तुम्हारी फूफी का बेटा लगता है। असल में यहाँ पे रेवेन्यू को ना ओवरस्टेट करके दिखाना था, हमने 600 रुपये का रेवेन्यू बुक करना था। स्टैंडर्ड कहेगा नहीं नहीं, अब तुम्हारी ट्रांजैक्शन प्राइस जो होगी ना, जो तुम्हारा रेवेन्यू जिस पे तुम बुक करोगे, वो क्या करोगे, 600 माइनस 20, अब कितने पे करोगे, 580। तो सबूर कंस्ट्रक्शन ने जावेदान को दिए 20 मिलियन। दोबारा सवाल पढ़ लेते हैं। देखो हमारा, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, कंसिडरेशन टू कस्टमर, हम कस्टमर को पैसे दे रहे हैं, कस्टमर को क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ठीक है। जी सबूर कंस्ट्रक्शन है ना, जो सबूर कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री फॉर जावेदान स्टील, हम जावेदान स्टील के लिए एक ना फैक्ट्री बना रहे हैं, उस जमीन के ऊपर बना रहे हैं जो जावेदान स्टील की जमीन है, जावेदान की जमीन है। सबूर भाई जावेदान के लिए एक फैक्ट्री बना रहा है और उस जमीन पे बना रहा है जो जावेदान की है, ठीक है। जावेदान ने 600 रुपया देना है हमें, 600 रुपया देना है हमें, 600 मिलियन देना है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था ना, 3 साल बाद हमें 600 मिलना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था ना, तो सबूर ने ना अपनी जेब से 20 रुपए निकाले और उन्होंने कहा जावेदान भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर हम सिर्फ सिर्फ ये देखें कि जावेदान को सबूर को कितने पैसे मिलने हैं, वो कितने, 600, वो कितने, 600, ऐसे ही है ना, जी सबूर को मिलने हैं ना। जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आपको नहीं आ रही? नहीं है भाई, है मुझे आपकी पास। मैंने कहा देखें, सबूर को 600 रुपया मिला ना, तो सबूर को रेवेन्यू बुक करना चाहिए 600 से। लेकिन सबूर भाई ने बैठे बैठे, उसको भाई को कुछ हुआ और भाई ने 20 रुपए निकाल के देके जावेदान को दे दिए, जावेदान भाई ये लो। तो स्टैंडर्ड कहता है भाईजान अब तुम्हें 600 रुपया नहीं मिलना, तुम्हारा रेवेन्यू ही 580 है, तुमने 580 पे रेवेन्यू बुक करना है। तुम्हारी ट्रांजेक्शन प्राइस इस वक्त कितनी है, 580। समझ आ गई 580। बात? जी तुम्हें जावेदान स्टील ने ऐसा क्या दे दिया कि तुमने उसको 20 रुपए दे दिया, अगर कोई वजह तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई वजह ही नहीं है, तुमने उसको ऐसे ही दे दिया, तो तुम उसको ट्रांजेक्शन प्राइस में से माइनस करोगे। अगला सवाल आओ, वो कह रहा है सबूर कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री फॉर जावेदान स्टील, जावेदान स्टील के लिए ना हम एक फैक्ट्री बना रहे हैं, ठीक है। ये माइनस क्यों करेंगे, ऐड भी तो कर सकते हैं। माइनस क्यों करेंगे, मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं हमाद हूँ, ठीक है, आप खदीजा हो। आपने कहा सर मुझे ना एक फैक्ट्री बनवानी है आपसे, अब कितने पैसे लोगे, मैंने कहा मैं 600 रुपया लूंगा। आपने कहा सर ठीक है, बहुत गुड हो गया, मैं आपको 600 दूंगा। मेरी किताबों में सेल कितने की आनी चाहिए, 600 की 600। आनी चाहिए सेल। जी मुझे बैठे बैठे कुछ याद आया, मैंने ऐसे ही जेब में हाथ डाला, मैंने कहा खतीजा ये लो, आप बिना 20 रुपये रख लो। आपने कहा किस लिए, मैं क्या भी रख लो आप रख लो। स्टैंडर्ड कहता है ये जो आपने एमी उसको पैसे दे दिए भाईजान, अब आपको इफेक्टिवली देखो मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, 600 मिल रहा है कि 580 मिल रहा है। 580। समझ आ गई बात, समझ आई कि नहीं आई समझ अभी भी? आगे। हम्म। मैंने जी सर, कस्टमर, जो मेरा आगे। कस्टमर है उसको मुफ्त में कोई चीज दे दी, कंसिडरेशन दे दी कस्टमर को, हम पढ़ के आ रहे हैं कंसिडरेशन टू कस्टमर, कि आप अगर कोई पैसे कस्टमर को दे दो तो उसको क्या करोगे, ट्रांजैक्शन प्राइस में से माइनस कर दोगे। नहीं आई तो आगे आगे हमारे सवाल हैं पड़े भी 4-5, समझ आ जाएगी, जरा आगे जाने दो। अच्छा जी, दूसरा सवाल है, सबूर कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री फॉर जावेदान स्टील, हम जावेदान स्टील के लिए एक फैक्ट्री बना रहे हैं, उसकी जमीन के ऊपर जो पहले से उसकी है, उस जमीन का मालिक वो खुद ही है। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना वो 600 रुपये, और 3 सालों में वो कंप्लीट होना है। ये जी सबूर भाई हैं, ये जावेदान है, हमने इनको जो है ना फैक्ट्री बना के देनी है, फैक्ट्री बना के देनी है, और जावेदान भाई ने ना हमें 600 रुपये देना है,
ठीक है, अब गौर से सुन लो। जावेदान भाई ने हमें 600 रुपया देना है। इट इज मेड कंपल्सरी फॉर द सबूर कंस्ट्रक्शन टू परचेज स्टील फ्रॉम जावेदान लिमिटेड। सबूर को कहा गया है कि भाई तुमने ना जावेदान से लाजमी लाजमी स्टील खरीदना है, तुमने लाजमी लाजमी स्टील खरीदना है। ठीक है, जो स्टील तुमने खरीदना है ना उसकी कॉस्ट 80 मिलियन, 80 मिलियन। तो हम कहेंगे ठीक है, अगर हम जो 80 मिलियन का खरीद रहे हैं और वो मार्केट में भी 80 मिलियन का है, तो हम कहेंगे बस इस स्टील को हम अपने पास एसेट के तौर पे शो कर देंगे, और हमारी हमारी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो कितनी होगी, 600 ही होगी। इसमें कोई भी दो आर नहीं है, हम उससे खरीद सकते हैं, जावेदान स्टील से हम स्टील खरीद सकते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं। हाँ, हम हम कोई ऐसा बेनिफिट दे रहे थे जावेदान भाई को। हम क्या करते, ये स्टील, ये जो 80 रुपए का स्टील है ना, ये मार्केट में मिल रहा है, ये स्टील 60 रुपए का, और हमने जावेदान भाई से 80 रुपए का खरीद लिया। हमने ये स्टील जावेदान भाई से 80 का खरीद लिया, तो हमने 20 रुपए फालतू दे दिए जावेदान भाई को। तो कंसिडरेशन टू कस्टमर आई है, तो हमने जावेदान भाई को 20 रुपए जो फालतू दे दिए, हम कहेंगे अब इफेक्टिवली हमारा जो ट्रांजेक्शन प्राइस है ना वो कितनी हो जाएगी, 580। अब कहानी समझ आइए। जी। जितनी ढीली आवाज से आप कह रहे हो ना, मुझे लगता है अभी भी समझ नहीं आई। तीसरे सवाल पे आते हैं, फिर नहीं। देखते हैं। अच्छा जी, सबूर कंस्ट्रक्शन एक फैक्ट्री बना के देगा जावेदान को। ये सबूर है, ये जावेदान है, इसको हमने फैक्ट्री बना के देनी है। ठीक है, और बदले में हमें कितनी मिलनी है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जावेदान हमें 600 रुपये देगा। अगली कहानी पढ़ते हैं। इट इज मेड कंपल्सरी फॉर द सबूर कंस्ट्रक्शन टू परचेज स्टील फ्रॉम जावेदान। हमने इससे भाईजान स्टील भी लेना है, जावेदान हमें स्टील भी देगा। अच्छा जी, स्टील अगर तो जावेदान ने उतनी की स्टील दी जितने की मार्केट के अंदर है, तो कोई मसले वाली बात नहीं, कोई मसला ही नहीं। मार्केट से भी उतने की मिल रही है, हमने जावेदान भाई से ले ली, कोई मसले वाली बात ही नहीं। द कंपनी हैज परचेज द स्टील 80 मिलियन, 80 मिलियन की हमने परचेज किया है, 105 में खरीद लिया भाई। हमने 80 मिलियन की स्टील है जिसकी वर्थ 80 मिलियन है, और हमने खरीद कितने के लिए, 105 रुपए की। 80 मिलियन की चीज है, हमने उसको खरीद लिया 105 रुपए का। तो हमने कितने रुपए ज्यादा का खरीद लिया, जल्दी जल्दी जल्दी, 25 रुपए 25। की जी। 25। तो हमने ये भी ऐसे ही है जैसे हमने इसको 25 रुपए मुफ्त में दे दिए हैं, ऐसे ही है ना, जी। जावेदान भाई को मुफ्त में दे दिए। तो भाई स्टैंडर्ड कहता है कि ये कंसिडरेशन टू कस्टमर है, तुम कस्टमर को बेवजह पैसे दे रहे हो, तो तुम इसको माइनस करो अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस में से। समझ आई। जी। अब हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस हम यानी रेवेन्यू कितने पे बुक करेंगे, जो हमारा जवाब आएगा माइनस करने के बाद, 575। 575 पे हम क्या करेंगे, रेवेन्यू 575। बुक करेंगे अपने पास। ये ऐसे होता था कि ना दो जी। कंपनियां होती है ना, दो, एक बंदा ए है एक बंदा बी है, ये दोनों ना एक दूसरे को बेनिफिट देना चाहते थे। वो कहता था कि भाईजान ऐसा करो, आप मुझे ना 700 रुपए दे दो, मैं ना अपनी किताबों में, ए भाई कह रहा है मैं अपनी किताबों में ना 700 रुपए की सेल दिखा दूंगा, फिर ना मैं आपको चुप करके जेब में से 200 रुपए दे दूंगा, आप अपने पास रख लेना ऐसी। तो मेरी किताबों में 700 की सेल आ जाएगी, मेरी पीएनएल में सेल धड़ाधड़ नजर आ रही होगी, और आपके पास 200 रुपए वापिस आ जाएगा। असल में हमने मुका तो 500 रुपए का ही किया था, बस आपने मुझे ऐसे दिखा दो कि आपने मुझे 700 दिया, मैं बाकी 200 आपको ना छुप छुपा के दे दूंगा। तो स्टैंडर्ड कहता है भाई ये चालाकी हमारे साथ नहीं करनी, मेरा चांद मेरी मान, और 700 में से 200 रुपए माइनस कर, और अपना रेवेन्यू तूने दिखाना कितने पे, 500 पे। ठीक हो गया। हाँ, लेकिन अगर तुमने कोई और चीज खरीद ली है उससे, और उस जो चीज तुमने खरीदी है उसकी प्राइस और जो मार्केट प्राइस है वो सेम है, तो कोई मसले वाली बात नहीं, तुमने खरीद ली तो खरीद ली। लेकिन अगर तुमने ज्यादा पैसे पे कर दिए। हम्म। अच्छा, अगला सवाल आ गया जी। सर बस करें। बस करें, अभी इसके बाद मैंने 2 टॉपिक पढ़ाने हैं, क्या हो गया। अभी 2 और रहते हैं। बस इसके बाद बिल्कुल थ्योरी है, जरा सी थ्योरी है, छोटी सी, सिर्फ छोटी सी थ्योरी है, 10 मिनट की। ये 2 सवाल हैं, ये देखो छोटे से सवाल हैं 2। इसके बाद एक थ्योरी है बस, और क्या प्लान दिखाने मैंने आपको, हम गए। ठीक है सर। अच्छा जी, सबूर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और वो कंस्ट्रक्ट कर रही है एक फैक्ट्री जावेदान स्टील के लिए। वही घिसी पिटी एग्जांपल, सबूर भाई हैं, जावेदान के लिए हम फैक्ट्री बना रहे हैं, उस जमीन के ऊपर बना रहे हैं जो जावेदान की है। ठीक है, और हमें 600 रुपये मिलना है, हमने इसको फैक्ट्री बना के देनी है, और इसने हमें बदले में 600 रुपये देना है। आगे देखते हैं कि भाई क्या इन्होंने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हमें वही पढ़ना पड़ा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 600 देना है। अच्छा जी,
इट इज मेड कंपलसरी फॉर सबूर, सबूर के लिए जरूरी है कि वो परचेज करे स्टील किससे, जावेदान लिमिटेड से। जावेदान लिमिटेड से हमने स्टील भी लेना है भाई, जावेदान हमें स्टील भी देगा, जावेदान हमें स्टील भी देगा। अच्छा जी, अगर तो हमने जो स्टील लिया, जितने का हमने स्टील लिया मार्केट प्राइस के बराबर हुआ तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, फिर तो हमारा रेवेन्यू बुक कर लो 600 पे। हमने ज्यादा पे ले लिया तो हम उसको रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे। ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि द कंपनी हैज परचेज स्टील 80 मिलियन, 80 मिलियन का जो स्टील है ना वो 55 मिलियन का हमने ले लिया है। जावेदान भाई, जावेदान भाई तुम इतने मेहरबान, तुमने हमें 80 रुपए का जो स्टील था, 80 मिलियन का जो स्टील था वो 55 रुपए में दे दिया, 55 रुपए में दे दिया, तो तुमने हमें फायदा क्यों दिया? 25 रुपए का तुमने हमें फायदा दे दिया, तुमने सबूर को 25 रुपए का फायदा दे दिया। तो अब हम 600 रुपया नहीं कमा रहे, हम ये 25 रुपए भी कमा रहे हैं। समझ आई? ठीक। अब कहानी समझ आई? हाँ जी। लास्ट सवाल और फिर हम अब अगली बात पे चले जाते हैं। भाईजान सबूर भाई हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है जावेदान स्टील के लिए, उस लैंड के ऊपर जो ऑलरेडी ओन करता है। 600 रुपया हमारे पास ट्रांजेक्शन प्राइस है। ये सबूर आ गया, ये जावेदान आ गया, और ये हमने इसको क्या बना के देनी है, फैक्ट्री बना के देनी है। हमें वापस में क्या देगा, पैसे देगा 600। अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीट इन 3 ईयर टू हेल्प द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। शुरू में अगर हमें पता लगा कि भाईजान हमारे जो सबूर है ना उसको मजदूर चाहिए, मजदूर चाहिए, तो जावेदान के पास ना लेबर की वर्कफोर्स पड़ी हुई थी। ठीक है, तो क्या किया, अच्छा जी, टू हेल्प द इनिशियल स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, जावेदान लिमिटेड ने अपनी लेबर फोर्स दे दी है सबूर कंस्ट्रक्शन को। सबूर कंस्ट्रक्शन को जावेदान ने अपनी लेबर भेजी थी, लिस्ट के बाद लेबर पड़ी हुई थी, अपनी लेबर भेजी थी। और जो सबूर है ना उसने 40 मिलियन दिए हैं इसके। अब अब अगर तो ये जो हमें लेबर मिली है ये मार्केट से भी 40 मिलियन की ही मिलती है तो कोई मसले वाली बात नहीं, रेवेन्यू को बुक कर लो 600 पे। 600 पे आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू। और ये जो आपकी जो लेबर है इसको लेबर कॉस्ट के तौर के ऊपर शो कर दो। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये 40 जो है, तुमने जो 40 पे किया और मार्केट में ये लेबर तुम्हें 20 रुपए की मिल रही है तो तुमने 20 रुपए ज्यादा पे कर दिया, वो तुम माइनस कर देना। ठीक है। अब उसका सवाल पढ़ते हैं, वो कहता है ये हमने सबूर ने 40 रुपए पे किया है ना, फॉर सच जेस्चर फेयर वैल्यू ऑफ द सर्विस इज नॉट आइडेंटिफाइबल। भाई ये जो 40 रुपए जो तुमने पे किए हैं हमें पता ही नहीं है मजदूर ना मार्केट में कितने के मिलते हैं, हमें पता ही नहीं है कि मजदूर मार्केट में कितने के मिलते हैं। हम अब कहेंगे कि भाईजान जावेदान भाई आपने ना मुफ्त में दे दिए ये मजदूर, हमें पता ही नहीं मार्केट में ये मजदूर कितने के मिलते हैं। अब आपने बेनिफिट दिया इसको सबूर को, अब सबूर भाई 600 नहीं कमा रहे, अब इनको मुफ्त में 40 के मजदूर भी मिल गए, क्योंकि फेयर वैल्यू उनकी पता नहीं मार्केट में कितने के मिलते हैं, कोई पता नहीं कितने के मिलते हैं। तो हम सारे का सारा बेनिफिट डाल देंगे, सारे का लेकिन सारा बेनिफिट की है, है। इसने क्या पे हुआ? भी तो की, क्वेश्चन में हाँ, उसने लिखा होना फूड पेड। और अगर इसकी फेयर वैल्यू में कहता अगर जो मार्केट से मजदूर मिलते हैं वो 1,000 के मिलते हैं और जावेद सबूर ने सिर्फ 40 रुपए पे कर दिए हैं, तो 960 रुपए का बेनिफिट नहीं आ रहा होता सबूर को। जी। अब हमें मार्केट का पता ही नहीं है तो स्टैंडर्ड कहता है कि सारे का सारा जो पे किया है ना वो सारा बेनिफिट के तौर पे दिखा दो। ठीक है। अभी ये इसकी समरी कि कंसिडरेशन अगर हमने पे किया कस्टमर को, इसमें कोई भी कैश आ सकता है, क्रेडिट कूपन्स वाउचर्स वगैरह आ सकते हैं। हमने इसको अकाउंट फॉर कैसे करना है, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस में रिडक्शन कर देना। अनलेस अनलेस इन केस के अंदर माइनस ना करना, अगर तुमने उससे कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज किए हैं, तुमने जावेदान स्टील से कोई स्टील परचेज किया है और उसकी मार्केट प्राइस और जो आपने जो ट्रांजेक्शन प्राइस है वो बराबर है, जो आपने पेमेंट उसको की है वो दोनों आपस में मार्केट के बराबर है। अच्छा, वो कह रहा है कंसिडरेशन नॉट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब इसमें दो दो केस होंगे कि हमने जो जो गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोवाइड किए हैं ना, जो गुड्स और सर्विसेज हमने कस्टमर से ली हैं, ठीक है, उनकी फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर नहीं है, मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंसिडरेशन इज मोर देन फेयर वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, तो जो डिफरेंस है ना उसको माइनस कर दो। ठीक है। और फेयर वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज आइडेंटिफाइबल इज नॉट आइडेंटिफाइबल, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो फुल अमाउंट को क्या करो, ऐड कर दो ट्रांजेक्शन प्राइस में, रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन प्राइस। ठीक हो गया। सॉरी सॉरी, हमने हमने इस वाले में थोड़ा सा उलट कर दिया काम। जो लास्ट सवाल है ना, फुल अमाउंट को रिडक्शन के तौर पे शो करना था। ये जो हमने 40 रुपए हैं हमने
इसको फुल अमाउंट को रिडक्शन के तौर पे शो कर देना। हमने कहना है अब हमारी कंसिडरेशन कितनी है। हाँ ना, 560। मैंने बात वही की थी लेकिन मैंने काम उल्टा कर दिया था। क्या किया था, मैंने कहा था कि जावेदान भाई आपने हमें मुफ्त में जो है ना 40 रुपए के मजदूर दे दिए हैं, ठीक है। अगर वो मुफ्त में हमें 40 रुपए के मजदूर दे दिए हैं, सॉरी 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 सॉरी, बात को दोबारा, हम बात को करते हैं दोबारा, मिक्सअप हो गई बात। हमने सबूर लिमिटेड हम है और जावेदान लिमिटेड ये है, ठीक है। हमने फैक्ट्री बना के देनी है और इसने हमें 600 रुपये देना है। फिर सबूर लिमिटेड ने ना क्या किया कि जावेदान लिमिटेड है ना, जो जावेदान लिमिटेड ने इनको मजदूर भेज दिए और सबूर लिमिटेड ने इनको 40 रुपये पे कर दिए। अब हमें ये नहीं पता कि मजदूर मार्केट में कितने के हैं, ठीक है, मार्केट में कितने के हैं। तो सबूर भाई की जेब से पैसे निकले हैं, सबूर भाई की जेब से पैसे निकले हैं, ठीक है। अब इनकी मार्केट वैल्यू जब आइडेंटिफाइबल नहीं हो तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है इसको ट्रांजैक्शन प्राइस में से माइनस कर दो कि अब आपने 600 रुपया नहीं कमाया, अब आपकी जेब से 40 रुपये गए हैं। क्या पता वो मजदूर 10 रुपए के हों, 20 के हों, 30 के हों, तो आपने बस सिंपल पूरे का पूरा रेवेन्यू के अंदर से माइनस करके दिखा देना कि आपका ठीक। रेवेन्यू इस टाइम क्या है। रेवेन्यू इस टाइम क्या है आपका, 560। अच्छा ठीक है। हाँ, 560 आपका रेवेन्यू है, क्योंकि आपको एक किस्म का बेनिफिट मिल गया, एक किस्म का बेनिफिट मिल गया वो। ठीक है। आप ओवर स्टेट करके नहीं दिखा सकते अपने रेवेन्यू को। हम्म। तो हम सिंपल अपने असूल के ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके। वो ये क्या है, पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द एंड सर्विसेज। जो हमने कंसिडरेशन पे की है ना, कंसिडरेशन हमें मिली है गुड्स एंड सर्विसेज की, वापस में बराबर नहीं है। वो कंसिडरेशन इज मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो दोनों के दरमियान का डिफरेंस है ना, उसको रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस के तौर पर शो कर देंगे। ठीक है। और जो कंसिडरेशन अगर लेस है फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों के दरमियान का डिफरेंस है उसको हम नॉन कैश कंसिडरेशन के तौर पर ऐड कर देंगे। जैसे हमारी एग्जांपल थी ना, उसमें वो हमें फ्री की 100 रुपए वाली चीज जो थी, हमने उसके लिए क्या किया था, 105 पे कर दिए थे। तो हमने क्या कर दिया था कि हमने ये ज्यादा पे कर दिए, तो हमने बाकी जो चीज ज्यादा पे की थी उसको हमने माइनस कर दिया था। वो था ये वाला केस। ठीक है। और अगर मार्केट में एक चीज 100 रुपए की और हमने पे किए हैं उसके लिए 80 रुपए, तो उसने हमें 20 रुपए छोड़ दिए हैं, तो हमने 20 रुपए को अपने इनकम के तौर पे ऐड कर दिया था। कंसिडरेशन जो हमने पे किया है ना, कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू ये है, और हमने जो कंसिडरेशन पे किया है ना वो 80 रुपए है। तो कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर वैल्यू, तो हम डिफरेंस को है ना उसको नॉन कैश कंसिडरेशन में क्या कर देंगे, ऐड। और फेयर वैल्यू मार्केट है, मार्केट में वो 105 रुपए की, और हमने कितने पे किए हैं, 100। तो हम इसको क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, ज्यादा है, सॉरी कंसिडरेशन ज्यादा है और फेयर वैल्यू कम है। ये उल्ट हो गया ना, अच्छा ये मिक्सअप हो गई बातें, है ना। जी। इसमें ना आप शुरू से देखना लेक्चर को दोबारा से, मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। मैं बात को शॉर्ट करता हूँ। लेकिन मुझे समझ आ गई है। आपको समझ आ गई है, चलो अच्छी जी। बात है। अगर हमने फ्री का कोई बेनिफिट दे दिया उस बंदे को ना, फ्री के हमने पैसे दे दिए, माइनस करके दिखा देने हमने, ठीक है। उस जी। बंदे से हमें कोई चीज मिली है, फिर हमने देखना है कि जो चीज हमें मिली है वो मार्केट में भी इतने की मिलती है। अगर मार्केट में इतने की मिलती है तो कुछ भी ना करो। अगर वो मार्केट में 100 की मिलती है और उस बंदे ने हमें 110 रुपए की दी है, ठीक है, तो हमने उसको 10 रुपए दिए हैं एक किस्म के। तो 10 रुपए का जो हम्म। बेनिफिट, जो 10 रुपए का नुकसान है ना, उसको ट्रांजेक्शन प्राइस में से माइनस कर दो। और 100 रुपए वाली चीज उस बंदे ने हमें क्या किया, 80 रुपए में दे दिया, तो उसने हमें 20 रुपए फायदा दे दिया। तो ट्रांजेक्शन प्राइस के अंदर वो चीज ऐड कर दो, बस इस चीज को आप वहां जाके अकाउंट फॉर कर लेना। और अगर हमें जी। उस चीज की फेयर वैल्यू पता ही नहीं है तो उसको ट्रांजेक्शन प्राइस में से पूरा माइनस कर दो। ठीक हो गया। बस ये थी इस बात का नटशेल, जो इतनी हमने आसान बात को घुमा फिरा के पता नहीं क्या बना दिया। अच्छा जी, हमारा लास्ट कंसेप्ट रह गया, बस लास्ट, बस ये छोटी सी डायग्राम है। अगर हमने कोई इन्वेंट्री सेल किया ना, हम्म। हमने कोई, बस इसमें हमने सिर्फ देखते जाना और कुछ भी नहीं करना। हमने अपने कोई गुड्स सेल किए हैं और साथ हमने रीपरचेज एग्रीमेंट कर लिया। ये कंपनी है, एक दूसरी कंपनी है, ठीक है। ये एक बंदा ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किए, या कंपनी ने दूसरी कंपनी बी कंपनी को गुड्स बेचे, और उसको कहा कि मैं जब भी चाहूंगा ना तुमसे गुड्स रीपरचेज कर लूंगा। ये
रीपरचेज कर लूंगा। तो बस ये अपने पास कैश डेबिट और सेल क्रेडिट सेल बुक तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन ये एसेट ही कभी भी वापस उसे रीपरचेज कर सकता है। क्या कर सकता है? रीपरचेज कर सकता है। अब इस हम्म, ये केस हमने देखना है, इस केस में हमने क्या करना होता है। ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके ऊपर ज्यादा कोई सवाल जवाब नहीं होगा। एक छोटा सा सवाल है, वो भी देख लेते हैं, बस खत्म हो जाएगी बात। वो कह रहा है अगर तो हमारे पास रीपरचेज जो हमने करना है, हमने रीपरचेज करना है, एंटिटी हैज ऑब्लिगेशन टू रीपरचेज। एंटिटी के ऊपर लाजिम है कि वो रीपरचेज करेगी करेगी, एंटिटी के ऊपर लाजिम है कि उसने वो चीज रीपरचेज करनी करनी है। या एंटिटी हैज राइट टू रीपरचेज, एंटिटी के पास राइट है कि वो परचेज करे या वो परचेज ना करे। एंटिटी के पास ये राइट है कि वो परचेज करे या ना करे। इस ऑप्शन में एंटिटी को परचेज करना ही करना था, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, एंटिटी के पास राइट है कि वो परचेज कर भी सकती है, उसका दिल है परचेज ना भी करे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, एंटिटी हैज ऑब्लिगेशन टू रीपरचेज ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट, अगर कस्टमर ने कहा कि भाई ये चीज वापस ले लो अपनी, रीपरचेज कर लो, ये चीज जो आप है अपनी, जो भी चीज है आप वापस ले लो। अब यहाँ पे कस्टमर के पास राइट है कि वो कस्टमर का जो दिल चाहेगा वो करेगा। इन दो ऑप्शन में एंटिटी के पास कंट्रोल है। कंट्रोल किसके पास है? सेलर के पास, कि वो रीपरचेज करे या ना करे। रीपरचेज किन कंडीशंस में होता है? वो आगे जाके बताता हूँ ना मैं। ये रीपरचेज होता क्या है असल में सीन, ये रीपरचेज नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जाके। ये समझ आ गया कि इसमें कंट्रोल किसके पास है। जी। तीन ऑप्शन है, एंटिटी के पास, एंटिटी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, एंटिटी ने खरीदना ही खरीदना है, तो यहाँ पे कंट्रोल किसके पास है? सेलर के पास। एंटिटी के सेलर। पास राइट है वो खरीदे या ना खरीदे, तो यहाँ भी किसके पास कंट्रोल है? सेलर के पास। यहाँ पे कस्टमर अगर कहेगा खरीद लो तो एंटिटी खरीदेगी, वरना नहीं खरीदेगी, तो यहाँ पे कस्टमर के पास कंट्रोल है, ठीक है। तो ठीक है। अब हमें देखना है कि इन दो केस के अंदर द सेलर हैज द कंट्रोल ऑफ द एसिड, एसिड का कंट्रोल किसके पास है? सेलर के पास। अच्छा, जी। अब हमने जब रीपरचेज करना है, ये एक कंपनी है, ये बी कंपनी है। बात को ना गौर से सुनना, बहुत आसान बात है, अगर समझ ना आई तो फिर मुश्किल हो जाएगी थोड़ी। ये कंपनी है, ये बी कंपनी है। ये जो हमने रीपरचेज करना है, हमने इसको एक चीज सेल की थी 100 रुपए की ना, हमने इसको एक चीज 100 रुपए की सेल की थी। जब हम खरीदेंगे ना, वापस रीपरचेज करेंगे, रीपरचेज हो सकता है हम 100 रुपए की करें, हो सकता है हम 110 रुपए की करें, हो सकता है हम 90 रुपए की करें। ये तीन पॉसिबल सिचुएशन है ना। हम्म। तो अगर हम रीपरचेज कर रहे हैं बिलो सेलिंग प्राइस, बिलो सेलिंग प्राइस, हम उससे रीपरचेज कर रहे हैं, जो चीज खरीद रहे हैं वो हम खरीद रहे हैं 90 रुपए की, 80 रुपए की, 70 रुपए की, तो ये आप पढ़ोगे लीज के अंदर जाके, बस खत्म कहानी। ठीक है। दूसरे नंबर पे, अगर रीपरचेज कर रहे हैं हम अबव सेलिंग प्राइस, अबव सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से ज्यादा पे हम रीपरचेज कर रहे हैं, हमने बेचा था 100 का और हम रीपरचेज कर रहे हैं 110 रुपए का, हम्म। हम 110 रुपए का, ये ना एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। फाइनेंसिंग एग्रीमेंट क्या होता है? लोन एग्रीमेंट। जो हमने पहले भी पढ़ा है। पहले भी पढ़ा है, शाबाश। ये देखो, इन्होंने पता क्या किया, वही वही घपला किया हुआ था जो मैंने ऊपर 2 घंटे लगा के समझाई है ना बातें। अब ये देखो, हम्म, इतना आसान बात है, अगर तो आपने वो सवाल समझे में, और वो सवाल जी। नहीं समझे में तो फिर 2 घंटे बैठ के दिमाग खपाते रहो, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये हम्म। कंपनी ने इसको बी को दे दिया, जब इसने सेल की ना, इसने 100 रुपए की सेल कर दी, जब उसने रीपरचेज किया ना उसको, तो अब इसको 110 दे दिया। वो कहेगा, स्टैंडर्ड कहेगा, भाई तुम हमें पागल बना रहे हो, तुम हमें पागल बना रहे हो। हम्म। इस बंदे ने तुम्हें लोन दिया था 100 रुपए का, अब जब हम्म। तुम उससे, जब जब तुम उससे रीपरचेज कर रहे हो ना, तुम उसको वापस 110 रुपए देकर दे रहे हो। तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे। इंटरेस्ट इनकम। हाँ जी, ये आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इसने सेल किया था ना सेलर के एंगल से, देखो ना सेलर के एंगल से। ठीक है। हम्म। तुम्हें 100 रुपया चाहिए था, तुमने आज उसको गुड्स भेज दी, 100 रुपए की तुमने उसको सेल करके दिखा दी। तुमने अपने पास वो संभाल के, उस बंदे ने वो गुड्स अपने पास संभाल के रख ली एक डब्बे के अंदर, उसको पता था कि भाईजान मैंने गुड्स वापस देनी है इसको। फिर जब हम्म। तुमने वो गुड्स, जब तुमने 100 रुपए का अपना काम मकसद निकाल लिया, वो एक किस्म का लोन ले लिया, और उसके बाद जब तुमने उसको वापस दी ये चीजें, तो उस बंदे ने तुमसे 110 लिए। अगर इस बंदे की जगह कोई बैंक होता ना, तो वो भी यही करता। जब हम हम्म, बैंक के पास कोई चीज गिरवी रखवा देते हैं ना अपनी गुड्स, तो वो हमें पैसे जी। दे देता है, तो हम 100 रुपए ले लेते हैं बैंक से। और जब हम बैंक को वो 100 रुपए वापस करते हैं, तो वो 100 नहीं वापस करते, 110 वापस करते हैं, और फिर अपनी चीजें गिरवी रखवाई हुई चीजें वापस लेते हैं। हम्म।
तो हमने यहाँ पे लोन लिया हुआ है, लोन लिया था हमने, तो ये क्या है, एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हम सेलर को चाहिए कि वो अपनी किताबों में एसेट को रिकॉर्ड करे, और जो अमाउंट है उसको लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करे। जो हमने ली है सेल ना दिखाए, अब वो सेल ना दिखाए, अपनी किताबों में एसेट भी नजर आता रहे उसका कॉस्ट के ऊपर, और जो आपने पैसे आपको रिसीव हुए हैं उसको क्या दिखाओ, लोन। और जब वो रीपरचेज प्राइस है ना, जो आपने रीपरचेज किया है 110 पे रीपरचेज किया है, और आपने सेलिंग प्राइस कितनी थी, बेचा था 100 पे, ये जो 10 है ना मेरा चंद, इसको इंटरेस्ट दिखाओ। इसको क्या दिखाना, इंटरेस्ट। ठीक है। अब ये बातें इतनी प्यारे अंदाज में लिखी हुई हैं आपकी कैप्लान की बुक में कि आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी और आपको समझ नहीं आएगी कि ये हुआ क्या है। सही हो गया। ठीक है ना। जी। बस इसका छोटा सा एक सवाल है, वो देख के और हम खत्म करें लेक्चर। इस डायग्राम से भी बहुत छोटा सवाल है, इस डायग्राम का दूसरा पोर्शन रह गया बस। अच्छा जी, वो पोर्शन क्या है, वो पोर्शन भी हमने पढ़ा है पहले, मैंने शुरू में करवा दिए पहले। अच्छा जी, इसमें यह है कि हमारे पास कस्टमर के पास कंट्रोल है। अब हमारा कस्टमर क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि रीपरचेज करनी है, सेलर ने नहीं करनी। अब अगर रीपरचेज कर रहा है वो लोअर देन सेलिंग प्राइस, तो ये क्या है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, वो आपके सिलेबस से बाहर है। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और अगर वो हायर प्राइस के ऊपर रीपरचेज कर रहा है चीज को, तो वो फिर से एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। हम्म। और ये फाइनेंसिंग एग्रीमेंट कौन सा है, दूसरे वाला। हायर। हम्म। ठीक है, ठीक एक्सप्लेन है। करने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, जी। समझ जाना खुद ही। शुरू वाले दो क्वेश्चन यहाँ पे इंप्लीमेंट करना, जवाब मिल जाएगा अगर किसी को फिर भी समझ ना आई हो ना। अच्छा, इसके ऊपर बस हमने सवाल देख लेना है, जस्ट अ सेकेंड। ये मैंने सवाल बड़ी मुश्किल से ना संभाल के रखा था कि भाई ये काम आएगा। मत कर भाई, मत कर, ऐसे मत कर। अच्छा, यहीं से देख लेते हैं सवाल, ये पे 2 घंटे तो यहीं पे लगा देगा। ठीक है जी, अब बस देखते जाओ। वो कह रहा है एक, ये जो कंपनी है ना, आर्ट ग्लैंड सेल्स, नजर आ रहा है ना सवाल। जी। ठीक है, वो एक कंपनी है जो भी इसका नाम है, वो सेल करती है कि मेच्योरिंग इन्वेंट्री विद कॉस्ट, उसकी कॉस्ट है 1 मिलियन। एल्बला को सेल करती है, मतलब हम कह लेते हैं ये ए आर है, ए आर कंपनी ए बी को कंपनी को सेल करती है। ठीक है, एक बैंक है, फॉर इट्स फेयर वैल्यू 1.5 मिलियन का हमने उसको सेल किया, ये कम जनवरी 2001 पे। और ठीक है। जो ए कंपनी हैज द ऑप्शन टू रिपरचेज द इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2008, हमने यकम जनवरी 2001 के ऊपर हमने उसको सेल किया, और हमारे पास रीपरचेज का ऑप्शन है कि हम उसको क्या कर लेंगे, वापस रीपरचेज कर लेंगे, कितने पे, 2.2 पे। अब जो ये रीपरचेज हो रहा है, ये हायर देन सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, हायर देन सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, और ये ऑप्शन किसके पास है, सेलर के पास। जी। आर्ट ग्लैन हैज द ऑप्शन टू रीपरचेज द इन्वेंट्री, हम्म। ऑप्शन किसके पास है, सेलर के पास ऑप्शन है, और रीपरचेज हम करेंगे हायर देन किसके ऊपर, इन्वेंटरी। परचेज प्राइस के ऊपर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। अच्छा, आर्ट ग्लैन विल हम्म। कंटिन्यू टू होल्ड द इन्वेंट्री विद इन इट्स वेयर हाउस। ठीक है, अब वो अपने वेयर हाउस के वो इन्वेंट्री बेचेंगे भी नहीं, और उसके वेयर हाउस में पड़ी रहेगी। अच्छा, मैं ये ना इसको यहाँ लिख के समझाता हूँ, समझ आ जाएगी बात। वन नोट कहाँ गया, ये कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है। ठीक है, इन दोनों ने एग्रीमेंट किया कि हम ना ये आपको सेल कर देते हैं। ये है सेलर, मत कर भाई मत कर, ये है बायर। इन दोनों ने एग्रीमेंट किया कि हम ना ये इन्वेंट्री सेल कर देते हैं, इसने इसको इसको 1.5 की सेल की। अब इसके पास राइट है कि ये इन्वेंट्री ना रीपरचेज कर ले, इन्वेंट्री को क्या कर ले, रीपरचेज कर ले। जब रीपरचेज करेगा तो 2.2 पे परचेज करना पड़ेगा। तो राइट किसके पास है, सेलर के पास। ठीक है, और दूसरे नंबर पे उसको हायर देन उसके ऊपर परचेज कर रहा है, हायर वैल्यू पे परचेज कर रहा है, तो ये एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, एसेट को। और दूसरे नंबर पे प्लस बात ये है कि इस बंदे ने इसको कहा कि भाई तुम इन्वेंट्री ना अपने पास ही रखना, अपने वेयर हाउस के अंदर संभाल के रखना। बस अब हमने ये देखना है, विल कंटिन्यू टू हेल्प द इन्वेंट्री वेयर हाउस थ्रू आउट द पीरियड, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल इट्स मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस। 31 नंबर 2 पे एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू है 4 मिलियन। वो कह रहा है गिव रीजन शो हाउ द, ये जो कंपनी आर्ट लिमिटेड है, शो रिकॉर्ड अबव ट्रांजेक्शन।
तो हम कहेंगे जो आर्टिकल है ना हैज राइट टू रीपरचेज, द रीपरचेज प्राइस इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्राइस, द कॉन्ट्रैक्ट इज देयरफॉर ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। ठीक है, बस बस अगली दूसरी बात रहेगी ना छोटी सी, ये अब वो कह रहा है आर्टिकल लिमिटेड को डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए इन्वेंटरी को, शुड नॉट डी रिकॉग्नाइज इन्वेंटरी, उसको इन्वेंटरी अपनी किताबों में दिखानी चाहिए। हमने पढ़ा था ना कि उसको अपनी इन्वेंटरी अपनी किताबों में दिखानी चाहिए, और जो पैसे उसको मिले उसको लाइबिलिटी के तौर पे बुक करे, और रीपरचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लेके इंटरेस्ट को बुक कर ले। रीपरचेज प्राइस कितनी थी 2.2 मिलियन, हम इतने पे परचेज रीपरचेज करेंगे, और हमारी सेलिंग प्राइस कितनी थी 1.5 मिलियन। ये जो जवाब आया ये क्या हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और इसी इंटरेस्ट को हमने कैसे बुक करना है ये हमें 1 साल में नहीं 8 साल में हमने बुक करना है इस इंटरेस्ट को। ठीक है, ओवर 8 ईयर हम अपने पास बुक कर लेंगे। तो वो समझो डिस्काउंटिंग समझ, के है ना, बस आपको समझ आ जानी चाहिए कि बस ये दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो 0.7 मिलियन है, और आपने इसको 8 सालों में बुक करना है। बस वो क्या करना है इसका वो इतनी डिटेल में नहीं जाएगा, डिस्काउंटिंग करवाए और ऐसे करवाए कैसे बुक करना है। चलो ठीक। ठीक है, ये आपकी क्या प्लान है, और वो इस तरीके से आपको उठा के साइड पे फेंकता है, चीज लिख के और जाने वाली करता है। द रिसीट ऑफ द सेल प्रोसीड शुड देयरफॉर बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नॉन करंट एसेट, द रिसीट ऑफ द सेल प्रोसीड शुड देयरफॉर बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। लोन के तौर पे शो करो भाईजान, लोन के तौर पे शो करो, लाइबिलिटी के तौर पे शो करो, उसको नॉन करंट एसेट ना रिकॉग्नाइज करो, नॉन करंट लाइबिलिटी। और जो इंटरेस्ट आपने चार्ज किया है ना, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के तौर पे, अब आप उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे शो करते रहना। बस ये थी जी पूरी क्लास की समरी। और अब ना मैं अपनी बात के ऊपर वापस आ जाता हूँ जहाँ से बात शुरू हुई थी, और लेक्चर खत्म कर रहा हूँ मैं। सिर्फ आपको बताने के लिए कि IFRS 15 बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये देखो, आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये देखो, सिर्फ बता रहा हूँ। सही 5 स्टेप, जब भी के भी IFRS कुछ नहीं 15 हो रहा। दोहराना है 5 स्टेप करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में डिस्टिंग गुड्स वगैरह को देख लेना, फिर हमने ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे निकालनी होती है उसके, या सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होगा, वेरिएबल कंसिडरेशन होगी, या कंसिडरेशन टू कस्टमर होगा, नॉन कैश कंसिडरेशन होगी, या रीपरचेज एग्रीमेंट होगा। बस ये स्टेप खत्म हो हम्म। जाएगा। हर चीज को अलग अलग से देख लेना। चौथा स्टेप कल पढ़ेंगे, 5वां स्टेप पढ़ेंगे, और चलो जी हमारा पूरे का पूरा रेवेन्यू खत्म। कोई चीज मुश्किल? नहीं सर। कंसिडरेशन टू कस्टमर में छोटी सी बात याद रख लेना, नॉन कैश कंसिडरेशन के अंदर छोटी सी बात याद रख लेना कि फेयर वैल्यू जो है जिस दिन हमें इन्वेस्टमेंट मिलनी है उस दिन की फेयर वैल्यू पे डेबिट करना है, और अगर हम कोई बेनिफिट हमें मिल रहा है तो उसको ऐड कर दो, और हम कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो उसको माइनस कर दो, खत्म होगी बात। ठीक है। कोई सवाल, कोई परेशानी नहीं तो मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ। नहीं सब